नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा भर्ती पर लगाई रोक। इंटरव्यू में गड़बड़ी की जताई थी आशंका। चिकित्सा चयन बोर्ड भर्ती पर भी उठ रहे सवाल। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। करण महारा बोले, बीजेपी राज में बढ़ रहे महिलाओं पर अत्याचार के मामले षड्यंत्र के तहत अन्य पार्टी के नेताओं को किया जाता है परेशान। मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक। उत्तराखंड के कांग्रेसियों में जश्न का माहौल। फैसले को बताया लोकतंत्र की जीत, बीजेपी पर कसा तंज। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली लगता है अब आम बात हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। आखिर क्यों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस भर्ती परीक्षा को स्थगित किया, इसके लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं सख्त नकल विरोधी कानून भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड में लाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जा रही आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा की भर्ती में भी कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे, जिसको लेकर एबीवीपी के छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंचा, तो सीएम धामी ने आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा भर्ती परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। खास बात ये है कि शुक्रवार से भर्ती परीक्षा के तहत इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन गुरुवार को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया है। मेरे पास छात्रों का प्रतिनिधिमंडल आया था और उन छात्रों ने ऐसी आशंका व्यक्त की है कि इसमें कहीं पर गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए हमने तय किया है, पहले से हमारा संकल्प है कि सारी भर्तियां जो है निष्पक्ष होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी, नकल विहीन होंगी। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि जब तक उसको ठीक प्रकार से हम सुनिश्चित नहीं कर लेंगे कि ये भर्ती भी निष्पक्ष हो, नकल विहीन हो, पारदर्शिता के साथ हो, इसलिए उसको फिलहाल रोका है। बेरोजगार संगठन के द्वारा भर्ती परीक्षा में भी सवाल उठाए जा रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल दागे गए, जिसके बाद सीएम धामी ने भर्ती परीक्षा को स्थगित किया। वहीं चिकित्सा चयन बोर्ड की एक और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, जिसमें लिखित परीक्षा में 4 नंबर वालों के चयन की बात सामने आ रही है, जिस पर सीएम धामी का कहना है कि अभी चिकित्सा चयन बोर्ड के द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पदों को लेकर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, सभी का आंकलन किया जा रहा है। बच्चों के आए थे, उनका सिलेक्शन हो गया है चिकित्सा अधिकारी के पदों पर। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, सभी का आकलन कर रहे हैं। उत्तराखंड सेवा अधिरथ चयन आयोग के बाद जहां लोक सेवा आयोग सवालों के घेरे में आया, तो वहीं अब चिकित्सा चयन बोर्ड की परीक्षा भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां चिकित्सा चयन बोर्ड की एक भर्ती परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है, तो वहीं ये भी साफ संदेश है कि कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि चिकित्सा चयन बोर्ड पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, क्या उसे लेकर कोई ठोस कार्रवाई की जाती है। प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी और कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और सभी को देवभूमि से एक अलग उम्मीद है और देवभूमि की वजह से लोग यहाँ पर पारदर्शिता चाहते हैं और एक अलग संस्कृति चाहते हैं। हम इसी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा उस पर निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, देवभूमि है, देवभूमि में लोग पारदर्शिता की, शुचिता की जो है उम्मीद करते हैं। एक प्रकार का कल्चर चाहते हैं, एक संस्कृति चाहते हैं, तो उसी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी कहीं भी किसी गड़बड़ी में संलिप्त पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी। और पूर्व में भी जो इस प्रकार के मामले आए हैं उन पर हमने कार्रवाई की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक ली है। बैठक में बंदर और जंगली सुअरों की समस्या को दूर करने के लिए फोकस्ड होकर काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बंदरों के बांध्याकरण के लक्ष्य को दोगुना करने के साथ ही इनका प्रैक्टिकल समाधान प्रस्तुत करने को कहा। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि
फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए बायोफेंसिंग पर कार्य किया जाए। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और बायोफेंसिंग को बोर्ड की बैठक का नियमित एजेंडा बनाया जाए। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ हेल्पलाइन का लोकार्पण भी किया। वहीं पहली बार गुलदार के आंकड़ों की गणना भी सामने आई है। उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ द्वारा गुलदार के आंकड़ों की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 3015 गुलदार प्रदेश में पाए गए हैं। देखिए, कुल मिलाकर के जो बैठक में एक बात तो ये बोला था कि इकोलॉजी भी बचानी है और इकोनॉमी को भी बचाना है। किस तरह से वन विभाग से ये वाइल्ड लाइफ के माध्यम को कंजर्व भी किया जाए और किस तरह से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी थे और साथ साथ एक मिशन लोमड़ी, जिससे जो सुअरों की संख्या को कम किया जा सके, उसको भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, मगर सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार के मामले 2017 से लेकर 2022 तक लगभग 2 गुना बढ़ चुके हैं। करण महारा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार पर वीआईपी के नाम को बचाने और वीआईपी को बचाने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही करण महारा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अन्य पार्टी के जनप्रतिनिधियों पर षड्यंत्र के तहत उन्हें परेशान किया जाता है। और ये जितने अध्यक्षगण हैं, क्योंकि राजेंद्र भंडारी जी जोशीमठ को लेकर काफ़ी उत्तेजित होकर अपनी बातें रख रहे थे और सरकार को घेर रहे थे, तो उनकी पत्नी रजनी भंडारी जी को गिरफ्त में लिया गया। प्रदीप तिवारी जी जो हमारे श्रीनगर के हैं, उनकी वाइफ वहाँ अध्यक्ष हैं, उनको भी इसी तरीके से किया गया। खटीमा में क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव हारे, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख को हटाया गया। और अब जो हरिमोहन नेगी हैं, लगातार ये कह रहे थे कि आपने 48 करोड़ रुपए की घोषणाएं की, आपने टोकन मनी दिया, उसके आधार पे हमने टेंडर लगाए। टेंडर होने के बाद ठेकेदारों ने जब 15 से 20 से 25% काम कर लिया, आपने पैसा विलोपित कर लिया, तो आप बदले की कार्रवाई से करें। वो लगातार वोकल थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरनेम केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की जो सजा थी उसमें बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है और इस फैसले के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी जश्न का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस फैसले पर बधाई दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा है कि इससे न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा और भी अधिक बढ़ चुका है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि सरकार के कार्यकाल में विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और अब इस फैसले से उनका अंत होगा। देखिए, उनके आघात का मुझे पता नहीं, लेकिन उनका षड्यंत्र टूटने का दुख उनको जरूर हुआ होगा, क्योंकि आज जुडिशरी ने जो फैसला दिया है, जज साहब ने जो फैसला दिया है, उससे लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ा है, संविधान पे भरोसा बढ़ा है और इस देश में जुडिशरी पे एक बार भरोसा फिर से लोगों का बढ़ा होगा आज के दिन। और राहुल गांधी जी को ही ये राहत नहीं है, ये हर लोकतंत्र को मानने वाले व्यक्ति की है, जिनको लोकतंत्र की चिंता थी, उनको भी आज राहत महसूस भी होगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने के फैसले पर हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदेश ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आभार जताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल एक नेता ही नहीं, बल्कि वो एक विचार है, एक सोच है और देश भर की जनता उन्हें चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों द्वारा तमाम दलीलों के बाद ये ऐतिहासिक फैसला दिया गया है। नहीं, देखिए, जिस धारा में उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, वो तो वैसे भी आज़ाद भारत में एक व्यक्ति को अन्य उसकी मैक्सिमम सज़ा मिली थी। तो बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने बिल्कुल उसकी वैधता को समझा। जो राहुल जी के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश करी थी उनको समझा, और साथ ही साथ जिस क्षेत्र से वो निर्वाचित हुए, जो देश की जनता के भाव हैं उनके प्रति, इन सारे भाव को भी समझा। वो केवल एक मात्र नेता नहीं, वो एक सोच, एक मूवमेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, एक सांसद ही नहीं मात्र है, वो एक सोच, एक मूवमेंट है। और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने जो हाथ बढ़ाया है, हम सब लोकतंत्र के जो प्रेमी हैं, इस देश से प्यार करने वाले जो लोग हैं, उनका दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। इसकी जद में कई लोग आ चुके हैं। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची है और लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर मोर्चा संभाला और अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। देखिए खास रिपोर्ट।
पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने मचाया कहर। गौरीकुंड में भूस्खलन से भारी तबाही, कई लोग हुए लापता। उत्तराखंड में इस वक्त पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश लोगों के जीवन पर कहर बनकर टूट रही है। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव पर गौरीकुंड में भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई, जिसकी जद में कई लोग आ गए। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिला स्थित गौरीकुंड में भारी भूस्खलन से अब तक 19 लोगों की लापता होने की सूचना है। इनमें से 4 शव बरामद कर लिए गए हैं। अब बाकी लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू जारी है। वहाँ से लापता है उन सभी की खोजबीन की जा रही है और जो जरूरी सहायता है वो भी की जा रही है। और जो लोग उसमें लापता बताए जा रहे हैं उस हादसे में, उनके जो नजदीक के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको भी संपर्क किया जा रहा है कि इससे उचित प्रकार से उनका पता लगे। टीमें बनाकर लगातार जो भी रेस्क्यू हो सकता है, खोजबीन हो सकती है, उसको किया जा रहा है। साथ ही बचाव दल के लोग हैं, जिला प्रशासन है, सारे मौके पर पहुंच गए। बता दें कि देर रात से जारी भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश के कारण चट्टान टूटने की सूचना देर रात मिली थी, जिसके बाद एसडीआरएफ सहित जिला प्रशासन की टीम मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंची थी। लेकिन रात को रेस्क्यू करने में आ रही दिक्कतों के कारण अभियान को रोकना पड़ा। इसके बाद सुबह फिर रेस्क्यू शुरू किया गया, लेकिन लगातार बारिश चुनौती बनी रही। भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। दरअसल इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश जारी है। मौसम विभाग ने भी 7 अगस्त तक के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों से भी पहाड़ों पर संभलकर यात्रा करने की अपील की जा रही है। पौड़ी लवाली कालेश्वर मोटर मार्ग पर बने पुल की जर्जर स्थिति पर स्थानीय लोगों ने चिंता जाहिर की है। ग्रामीणों ने पुल को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 5 से 6 सालों में सड़क और पुल की मरम्मत नहीं हुई, जिसके कारण पौड़ी के लवाली बाजार और कालेश्वर तक सड़क की स्थिति बदहाल बनी हुई है। विभागीय जो है वो लगातार अनदेखी बनी हुई है उनकी, और जिसकी वजह से जर्जर पुल की इस हालत की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि जर्जर पुल की रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसडीएम और लोक निर्माण विभाग को निरीक्षण के लिए भेजा जाएगा। ये पुल जो है ये यानी गगवाड़ सिंह के मध्य में कालेश्वर जाने के लिए ये लवाली से नीचे जितने गए गगवाड़ सिंह घाटी में गांव है, सबके जाने के लिए एक ही रास्ता है गगवाड़ सिंह के बीच से। और ये लवाली में बीच बाजार के लास्ट कोने में जो है ये पुल है, और ये पुल की हालत देखिए क्षतिग्रस्त हो रखा है। लोग पीडब्ल्यूडी के लोग आते हैं, नाप के चले जाते हैं, छोटे कर्मचारी को भेजते हैं, वो बेचारा उसको बताने से भी वो बोलता है हमें जो आदेश मिला है वो नापने के लिए आए। इस संबंध में जो आपने मेरे संज्ञान में भी डाला है कि ब्रिज की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, तो इस संबंध में एसडीएम और पीडब्ल्यूडी विभाग से स्टेटस लेते हुए जो भी आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं या उसका वैकल्पिक जो समाधान किए जाने हैं उसके लिए निर्देशित किया जाए। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गोलापार में शिफ्ट करने को लेकर अब युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हो चुका है, जिसके लिए भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही प्रथम चरण में शुरू कर दी गई। लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी को इसका नोडल बनाया गया है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी और वन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से हाईकोर्ट के लिए चयनित भूमि का स्थल निरीक्षण किया है। पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी ने बताया कि अभी प्रथम चरण में भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही गतिमान है, जिसमें शासन द्वारा कई अन्य पत्रावलियों को जोड़ने के लिए कहा गया है। 28 तारीख को अपलोड होने के बाद इस पर प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा भी 1 तारीख को इंस्पेक्शन कर लिया गया है, और इंस्पेक्शन करने के बाद इसको उनके द्वारा भी प्रोसेस कर दिया गया है। अब कंजर्वेटर साहब ने इसका इंस्पेक्शन करना है, और मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में ही ये नोडल अधिकारी देहरादून में ये चला जाएगा। कल इसकी हार्ड कॉपी भी हम लोग उनके कार्यालय में रिसीव करा रहे हैं। उत्तराखंड में तेजी से आई फ्लू का संक्रमण बढ़ रहा है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो चुकी है और इसे लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। देखिए खास रिपोर्ट। 130 से ऊपर तो आई फ्लू के ही मरीज थे। इधर उधर ना छुए। उत्तराखंड में बढ़ रहे आई फ्लू के मामले, बढ़ते मामले देख अलर्ट सरकार।
आई फ्लू को लेकर जारी गाइडलाइन। उत्तराखंड में आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। हर रोज बढ़ते आई फ्लू के आंकड़ों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और आई फ्लू को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। क्या है सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन, चलिए आपको बताते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। तेजी से फैल रहे आई फ्लू को लेकर निर्देश जारी किए गए। एलर्जी, बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण के कारण हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस किसी संक्रमित व्यक्ति से फैल सकता है। कंजक्टिवाइटिस की रोकथाम के लिए चिकित्सालय स्तर पर सभी जरूरी दवाइयां उपलब्ध हों, बाकी तैयारियां सुनिश्चित रखी जाए। रोग की रोकथाम के लिए आम जनमानस को जागरूक करें। आई फ्लू के लक्षण होने पर किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से संपर्क करें। खुद से ही दवाइयों या फिर आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल ना करें, इससे जोखिम बढ़ सकता है। दरअसल इन दिनों हर उम्र के लोग आई फ्लू से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिर आई फ्लू के लक्षण क्या हैं। आई फ्लू के लक्षण: आंखें लाल होना, आंखों में लगातार खुजली या जलन होना, धुंधली दृष्टि या नम आंखें होना, लाइट को लेकर संवेदनशीलता, आंखों में सूजन आना, नजर से संबंधित परेशानी होना। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो बिना देरी किए आप डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर्स की सलाह पर ही दवाइयों का सेवन करें। वहीं उत्तरकाशी में भी आई फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण अस्पतालों में भारी भीड़ भी लगी है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि ये एक ऐसा वायरस है जो एक दूसरे से फैलता है। इसके लिए जो बीमार लोग हैं उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही मरीज को चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, आजकल ये जो हमारे यहाँ एक तरीके से एपिडेमिक फैल गया है, ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस का, इसके लिए हम पेशेंट्स को काउंसिल कर रहे हैं पहले तो कि किस तरह इसको बचाया जाए। लोगों को बोला जा रहा है कि वो अपने लिए प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहने, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने भी खुद भी पहने हुए हैं, ताकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पेशेंट्स के साथ ना आए। और इससे दो फ़ायदे हैं। एक तो आँख में, क्योंकि ये मोस्टली फ्लाइज से फैल रहा है, रेनी सीजन में मक्खियों की तादाद हमारी बढ़ जाती है, तो एक जैसे किसी की एक आंख में बैठी मक्खी फिर दूसरी की आंख में बैठी तो फ्लाई से ये फैल जाता है ये इन्फेक्शन। तो गॉगल्स इसको काफ़ी हद तक इसको प्रिवेंट करते हैं, तो ऐसे एक प्रोटेक्टिव गियर लोग यूज़ करें। देहरादून में फर्जी चिटफंड कंपनी की आड़ में 2014 से 2019 तक करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दून पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस गिरोह के 3 सदस्य अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक सर्वोत्तम एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी और सर्वोत्तम जनश्री संचय निधि लिमिटेड चिटफंड कंपनी के माध्यम से देहरादून में 500 से 600 लोगों से लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का मामला फरवरी 2023 में सामने आया था। उनके द्वारा ये बताया गया था कि एक सर्वोत्तम एग्रो कंपनी लिमिटेड करके जो व्यक्ति उसमें काम कर रहे हैं, उसके डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा इस महिला को झांसे में रख करके लोगों के पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट करवाए गए, लगवाए गए और जो है उसके बाद ना तो लोगों के पैसे वापस किए गए और ना ही जो उनसे कमिटमेंट किया गया था वो पूरा किया गया। इस तरीके से करीब 500 से 600 लोगों के साथ इनके द्वारा ठगी की गई और इसी ठगी के पैसों से जो इन्होंने पैसा कलेक्ट किया है, करीब काफ़ी ज़मीन इनके द्वारा यूपी में खरीदी गई है। इसी तरीके के मोडस ऑपरेंडी पे काम करते हुए इन्होंने काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ बनाया और इसी संबंध में पूर्व में भी मुकदमे इनके खिलाफ पंजीकृत हुए हैं। इसमें ये जो 2 अभियुक्त हैं इनकी हमने गिरफ्तारी की है, थाना कैंट की टीम द्वारा जो है इनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं लक्सर की खानपुर थाना पुलिस ने बीते दिनों एक हॉस्पिटल के मालिक से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले एक शातिर आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि शातिर आरोपी ने बीती 27 जून को खानपुर थाना क्षेत्र के गोवर्धन गांव में स्थित चीमा हॉस्पिटल के मालिक से व्हाट्सएप और इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी और पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। वहीं शातिर आरोपी के कब्जे से 11 सिम और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के वर्चुअल नंबर भी शामिल है। 27 जून को खानपुर में श्री डॉक्टर त्रिलोक सिंह चीमा जी हैं, जिनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनके पर अज्ञात फ़ोन नंबरों द्वारा जो है जान से मारने की धमकी देकर एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, कॉल आई है और साथ ही साथ उनको कुछ मैसेज भी किए गए और उनसे 20 लाख की फिरौती गोल्डी बराड़ नाम के गैंगस्टर के नाम से मांगी गई। सूचना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। विगत 1 माह से इस पर टेक्निकल सपोर्ट लगाकर इसमें टीमें लगाई गई थी और
दिल्ली से इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम उत्तम कुमार है। वहीं देहरादून सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जहां ट्रैफिक की अधिक समस्या होती है, वहां पर अब ट्रैफिक संचालन को लेकर विभाग एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। खासकर हरिद्वार और देहरादून में ई रिक्शा को भीड़भाड़ वाले इलाकों में प्रतिबंध किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में ई रिक्शा के संचालन की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिल रही है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया है कि ई रिक्शा का संचालन उन क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा जहां पर ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे देहरादून और हरिद्वार के मुख्य शहर है, वहाँ पर टूरिस्ट का ट्रैफिक भी आता है, हैवी ट्रैफिक भी चलता है और हमारी पब्लिक सर्विस व्हीकल भी चलते हैं, जो बसेस चलती हैं। उस पर ई रिक्शा का संचालन करने से ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा होती है। साथ में हर समय ये खतरा बना रहता है कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसको देखते हुए जो मुख्य शहर हैं जिनके और उनके मुख्य मार्ग पर है, वहाँ पर ई रिक्शा का संचालन को अभी रोका जा रहा है। ई रिक्शा का संचालन हम ऐसे क्षेत्रों में कराना चाहते हैं जहां पर गलियां छोटी हैं, रोड छोटी हैं, ताकि लोगों को घर घर तक सुविधा मिले और वो अपने घर से ई रिक्शा का उपयोग करके मुख्य मार्ग तक आ सकें। देहरादून से रुड़की पहुंची विजिलेंस की टीम ने स्थानीय विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर पिरान कलियर क्षेत्र के सोलहपुर ग्राम में औचक छापेमारी की है और अचानक हुई इस छापेमार कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप भी मच गया। इस दौरान टीम ने एलटी लाइन से बिजली चोरी करते हुए 14 ग्रामीणों को पकड़ा है, जो इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी, सोलपुर गाँव में अच्छा, विजिलेंस के साथ करी गई। ठीक है। 14 चोरी हुई है डायरेक्ट चलती हुई खंबे के डायरेक्ट, इनके मतलब पूरे मीटर कटे हुए थे, उन पे कार्रवाई करी गई है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।